21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन ने आपदाओं को और भी अधिक विनाशकारी बना दिया। ऐसे में सरकारों को एक ऐसा साधन चाहिए जो वित्तीय स्थिरता बनाए रख सके। कैट बॉन्ड इसी दिशा में एक अभिनव उपाय है जो बीमा और निवेश दोनों को कनेक्ट करता है या जोड़ता है। आपदा प्रबंधन और वित्तीय नवाचारों को एक साथ जोड़ने वाला कोई उदाहरण अगर पूछा जाए तो कैट बॉन्ड इसका बेहतरीन उत्तर हो सकता है। आज भारत जैसा देश भी इस मॉडल को अपनाने की ओर अग्रसर है। तो ऐसे में आज के इस एपिसोड में हम इसी कैट बॉन्ड यानी कैटास्ट्रोफी बॉन्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे भारत में क्यों इसकी आवश्यकता है, इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में ये होता क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस वीडियो में हम इसी कैटास्ट्रोफी बॉन्ड यानी कैट बॉन्ड के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण क्यों है। शुरुआत करते हैं अपने चर्चा की और सबसे पहले जानते हैं खबर के बारे में। तो देखिए, जीवन बीमा की पहुंच तो भारत में बहुत व्यापक है। लाइफ इंश्योरेंस लगभग हर जगह तक इसकी पहुंच है। लेकिन ऐसी दिशा में जब भारत में लगातार आपदा जोखिम बढ़ रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो डिजास्टर है उसका जोखिम बढ़ रहा है, तो ऐसी दशा में यह भी जरूरी हो जाता है कि डिजास्टर से होने वाला जो रिस्क है उसका भी इंश्योरेंस व्यापक हो, उसकी भी पहुंच हर जगह तक हो। अब ऐसी दशा में इसकी जब पहुंच की तुलना हम लाइफ इंश्योरेंस से करते हैं यानी जीवन बीमा से करते हैं तो इसको हम काफी कम पाते हैं। आप देखते हैं कि जो डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस है वो काफी कम है भारत में। ऐसी दिशा में जो आपदा की संख्याएं हम कह सकते हैं लगातार बढ़ रही हैं, आपदा आने पर जो अपूरणीय क्षति हो रही है, तो उससे होने वाला जो नुकसान है उसका सामना करने के लिए हमारे पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए, एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जिससे कि हम इसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम कर सकें और सुरक्षा को, अपूरणीय क्षति को कहीं ना कहीं हम उसकी भरपाई कर सकें। तो ऐसी दशा में कैटास्ट्रोफी बॉन्ड यानी कि कैट बॉन्ड की चर्चा हो रही है। अब क्या होता है कैटास्ट्रोफी बॉन्ड, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, 1992 में 1992 में एंड्रू नाम का एक तूफान आया था अमेरिका में। और जब अमेरिका में एंड्रू तूफान आया था तो उससे भारी तबाही हुई थी और उसी समय से इसकी चर्चा हुई कि एक ऐसा यहां पर सिस्टम बनाया जाए जिससे कि केवल बीमा कंपनियों के ऊपर बोझ ना पड़े, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि दूसरा इसका विकल्प हो कि बीमा कंपनियां ऐसा एक बैग एक उनके ऊपर इतना बोझ ना पड़ जाए कि वो कंपनी ही भागने पर आमादा हो जाए या वो अपने आप को सरेंडर कर दे। तो ऐसी दशा में पहली बार ये विचार आया था कि जब डिजास्टर रिस्क का मामला हो, आपदा जोखिम का मामला हो, तो बीमा कंपनियों तक ही इस जोखिम को सीमित न रखा जाए। ऐसी दिशा में क्या किया जाए, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोग भी इन्वेस्ट करें, सामान्य परिस्थितियों में इन्वेस्टर्स को उसका लाभ मिले और जब कभी ऐसी जोखिम की परिस्थिति पैदा हो तो ये जोखिम केवल एक कंपनी पर ना होके उन सारे निवेशकों में बंट जाए। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में लाभ अगर हम कहें तो एक कंपनी है, उससे लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। मान लीजिए इससे लाभ 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग जितने भी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का विभाजन भी इतने लोगों में हो जिन लोगों ने सामान्य परिस्थितियों में लाभ लिया है, अर्थात इन्वेस्टर्स में। तो ये कहा गया कि जो बीमा कंपनियों तक ही इसको सीमित न रख के निवेशकों के बीच में इसको बांट दिया जाए, तो इस तरह से जो जोखिम होगा उस जोखिम का खतरा या हम कह सकते हैं उस जोखिम की जिम्मेदारी ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगी और ऐसी दिशा में एक मुश्त राशि मिल जाएगी। कैसे, ये और आगे और स्पष्ट आपको हो जाएगा ये जानने के बाद कि क्या होता है ये बॉन्ड। तो देखिए, अगर कैट बॉन्ड की बात करें, कैटास्ट्रोफी बॉन्ड की बात करें, तो ये बीमा और ऋण यानी कि डेप्ट, इसका एक हाइब्रिड वित्तीय उत्पाद है। हाइब्रिड का मतलब ही होगा कि दो चीजों का मिक्स है यहां पर। अब देखिए, बीमा और यहां पर डेप्ट दोनों की बात की जा रही है। सबसे पहले आप समझिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बेसिकली एक प्रॉमिस हम करते हैं। जो भी बॉन्ड जो भी जारी करता होगा वो एक वादा करता है, एक प्रॉमिस करता है कि आप हमें आज पैसा दे दीजिए और हम आपको भविष्य में एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इतने साल बाद या इतनी अवधि के बाद हम भविष्य में उस पैसे को आपको इतने ब्याज सहित आपको वापस करेंगे। तो ये एक तरह का वादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है जिससे कि जब भी कोई सरकार, कोई कंपनी या कोई संस्था कर्ज के रूप में लोगों से पैसा जब लेती है तो इस बॉन्ड को साइन करती है। यही बॉन्ड वो सरकार, मान लीजिए कि सरकार को कुछ पैसा चाहिए, अब सरकार क्या करेगी, आपसे एक बॉन्ड आपको जारी करेगी। अब वो बॉन्ड जितनी भी राशि का होगा वो जारी कर दिया जाएगा, उतना पैसा सरकार आपसे ले लेगी और आपको एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित ब्याज आपको देती रहेगी। अगर चीजें सामान्य हैं
तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामान्य नहीं होती तो इतनी अवधि के बाद अगर चीजें सामान्य चल रही हैं तो जब अवधि पूरा होगा आपका मूलधन भी आपको वापस मिल जाएगा और नॉर्मली आप अपने ब्याज का लाभ तो पा ही रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर स्थिति थोड़ी सी अलग है, उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है कि बीमा और ऋण दोनों का ही हाइब्रिड रूप है, यानी कि बीमा के रूप में जोखिम से सुरक्षा मिल रही है और ऋण डेब्ट के रूप में, यानी सरकार ऋण क्या कर रही है, जुटा रही है। तो ऋण के तौर पर सरकार इकट्ठा कर रही है और बीमा भी हो रहा है, जोखिम से सुरक्षा भी दी जा रही है। कैसे दी जा रही है, तो जब प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तो उसका सारा नुकसान सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, सरकार उठाती है। लेकिन कैट बॉन्ड जब होगा, कैट बॉन्ड को जब जारी किया जाएगा तो कैट बॉन्ड के माध्यम से सरकार लोगों से, इन्वेस्टर्स से पैसा क्या करेगी, अपने पास लेगी, ठीक है, और उस पैसे का के बदले में ब्याज देगी, इन निवेशकों को ब्याज देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपदा कोई आती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अब आपदा हमेशा तो फ्रिक्वेंट आती नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है तो ऐसी दशा में कैट बॉन्ड में सरकार उस जोखिम को, जितने लोग इन्वेस्ट किए रहेंगे उतने लोगों में वो जोखिम भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अचानक जो सरकार के ऊपर भार पड़ता था वो भार अब सरकार के ऊपर उतना नहीं पड़ेगा और सरकार जिस पैसे को सामान्य योजनाओं में खर्च कर रही थी वो वैसे ही खर्च करेगी, उसको दूसरे मद का पैसा लेके अचानक उस डिजास्टर रिस्क को कवर करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा। यही फायदा होता है। तो देखिए ये बेसिकली बीमा और ऋण डेब्ट का एक हाइब्रिड वित्तीय उत्पाद होता है और इसमें जोखिम का हस्तांतरण सरकार से इन्वेस्टर्स को, सरकार से निवेशकों की ओर होता है। ये जो अभी बात मैंने आपको बताई है, ये यही सिस्टम इसमें बनाया गया है। क्या होता है इसमें, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर होता है तो उस पैसे का इस्तेमाल तुरंत राहत कार्यों में सरकार करने लगती है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई डिजास्टर नहीं आ रहा था तो सरकार आपको उसके बदले में ब्याज दे रही थी, ठीक है। इस बात को एकदम आसानी से समझ लीजिए, यही बेसिकली बात है। मान लीजिए कि भारत सरकार ने भूकंप आया, भूकंप के समय उसने क्या किया, कैट बॉन्ड जारी कर दिया। अब सरकार ने 500 करोड़ रुपए का मान लीजिए बॉन्ड जारी कर दिया। अब निवेशक क्या किए, इन्वेस्टर्स क्या किए, इसमें पैसा लगाए और ब्याज दर मान लीजिए सरकार ने फिक्स कर दिया कि 10%, क्योंकि जोखिम ज्यादा है तो इसमें ब्याज भी ज्यादा मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि लोग सोचेंगे कि आपदा हमेशा तो आती नहीं है, तो लोग अमूमन क्या करेंगे, इसमें इस बॉन्ड को लेंगे और उसके बदले में सरकार उनसे पैसा लेगी और उसको लगातार वो क्या करेगी, इंटरेस्ट के तौर पर उनको पे करती रहेगी और साथ में एक निश्चित अवधि तय होती है कि उसके बाद मूलधन भी वापस करेगी। मान लीजिए 3 साल की अवधि तय हो गई। अगर 3 साल में कोई भूकंप नहीं आता है तो जो इन्वेस्टर्स है उसको ब्याज सहित जितने लोगों में डिवाइड है वो उतनी राशि उनको मिल जाएगी। अगर 3 साल के भीतर भूकंप आ जाता है तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे का कुछ हिस्सा, या हो सकता है अगर विनाशकारी भूकंप है, ज्यादा नुकसान हुआ है तो पूरा हिस्सा खो सकते हैं। इसीलिए इसमें ब्याज दर ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिस्क भी होता है कि जब डिजास्टर आएगा तो उसमें जो इन्वेस्ट किए हैं उसका एक निश्चित हिस्सा, या हो सकता है जो भी तय होगा उस बॉन्ड में उसका उतना हिस्सा तुरंत उनको नहीं मिल पाएगा। अब ऐसी दशा में उस डिजास्टर में जो पैसा सरकार लेगी उस पैसे का इस्तेमाल सरकार तुरंत उस डिजास्टर से निपटने के लिए करेगी। इसीलिए इसको एक कारगर उपाय के तौर पर इस थॉट को माना गया। अब कैसे काम करता है बॉन्ड, इसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहले एक स्पॉन्सर होगा, यानी कि प्रायोजक होगा। आमतौर पर ये सरकारें ही होती हैं, ये तय करती हैं कि किस प्रकार की आपदा, जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़ के लिए बीमा चाहिए। मतलब ये डिसाइड होगा कि कौन कौन सा ऐसा डिजास्टर होगा जिसमें कि बीमा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जोखिम से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ही नॉर्मली इसमें क्या करती है, प्रीमियम का भुगतान करती है। अब देखिए स्पॉन्सर, सामान्य बीमा अगर आप करते हैं तो उसमें स्पॉन्सर कौन होता है, बीमा धारक होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सरकार है। आमतौर पर जो प्रीमियम होता है वो कौन करता है, जो बीमाधारी व्यक्ति होता है वो प्रीमियम जमा करता है। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम कौन जमा कर रहा है, तो प्रीमियम का भुगतान सरकार ही करती है और बीमा राशि भी सरकार तय करती है। और दूसरा है आपका जारी करता, यानी इश्यूअर। कौन इसको जारी करता है, सामान्य जो बीमा होता है जो आप जानते हैं उसमें बीमा कंपनियां जारी करती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस केस में कैट बॉन्ड के केस में जारी करता इसमें एक होगा, वो संस्था इसमें होती है जो बॉन्ड को बाजार में पेश करती है। आमतौर पर इसमें क्या होता है, यह संस्था किस माध्यम से, तो एसपीवी एक प्रक्रिया होती है। कोई भी वित्तीय संस्था एसपीवी के माध्यम से इसमें बॉन्ड को इश्यू करने का काम करेगी। एसपीवी क्या होता है, तो एसपीवी बेसिकली एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं उसको। एक कानूनी इकाई, कानूनी यूनिट कह सकते हैं, जिसमें कि इसका खास उद्देश्य से ही इसको बनाया ही जाता है, वो बॉन्ड जारी करने के लिए, कर्ज देने के लिए, कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तो एसपीवी के माध्यम से मान लीजिए
वो संस्था वर्ल्ड बैंक है। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के साथ एसपीवी बनाया, ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी हो गया आपका और साथ साथ इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी हो गई। अब इन लोगों ने मिलकर एक आपदा के लिए, एक डिजास्टर के लिए एसपीवी बना लिया, वो एसपीवी 2025 के नाम से बन गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा, कैट बॉन्ड जो है वो इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। साथ साथ उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हो सकता है या बड़ी कोई री इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं। तो जारी करता है इसमें सामान्य रूप में एसपीवी प्रक्रिया के माध्यम से कोई बड़ा संगठन होता है। इसके बाद होता है निवेशक यानी कि इन्वेस्टर। इसमें वो संस्था होगी जो बॉन्ड में पैसा लगाएगी। अगर यहां पर देखें इस परिस्थिति में, यहां पर जो संस्थागत निवेशक जो कि कैट बॉन्ड में होते हैं, तो यहां पर जैसे पेंशन फंड हो गया, पेंशन फंड का पैसा लगाया जाता है, तो इसी तरह से संस्थागत निवेशक इन्वेस्टर के तौर पर यहां पर होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते हैं। इस केस में सामान्य रूप से निवेशक कौन हो सकता है, तो लोग भी होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, संस्थागत निवेशक होंगे जैसे कि पेंशन फंड। अब तय सीमा में अगर कोई आपदा नहीं घटती है तो जो इन्वेस्टर होगा, मान लीजिए कि पेंशन फंड का पैसा इसमें लगा, इन्वेस्टर्स के तौर पर पेंशन फंड का इस्तेमाल हुआ, तो इस निवेशक को यानी पेंशन फंड को ब्याज सहित पैसा क्या होगा, वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपदा आती है तो जो इन्वेस्टर होगा उसको अपना मूलधन हो सकता है उसका एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ सकता है। लेकिन इसीलिए चूंकि ऐसा रिस्क है इसमें, इसीलिए ब्याज की दर क्या होती है, वो थोड़ी नॉर्मल जो ब्याज की कंडीशन है उससे सामान्य ब्याज बांडों की तुलना में इसमें ज्यादा होती है। अब देखिए इसी के तहत, इसी विचार के तहत मल्टी कैट प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव के तौर पर 2009 में वर्ल्ड बैंक ने मल्टी कैट नाम से एक योजना शुरू भी की थी। और इसका मकसद ही था कि देशों को कैट बॉन्ड जारी करने में मदद किया जाए और आसानी से जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया उसके साथ जोड़ा जा सके, और जो भी जोखिम प्रबंधन है यानी कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में है उसमें इनको मदद की जा सके इन लोगों की। अब कैट बॉन्ड के लाभकारी पहलू क्या क्या है, यानी कि इसका लाभ क्या क्या है, तो लाभ के तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि आप देखेंगे सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो जो कैट बॉन्ड है, कैट बॉन्ड में निवेश करने पर जो निवेश होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो प्राकृतिक आपदाओं पर चूंकि आधारित होता है। और प्राकृतिक आपदाएं ये निश्चित नहीं है, इनका टाइम टेबल नहीं बना है कि आएगी ही आएगी, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो ऐसी दशा में अगर इसकी पुनरावृत्ति देखें आप तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय बाजार होता है, जैसे मान लीजिए शेयर बाजार हो गया, वो रोज ही ऊपर नीचे जा रहा है या उसमें बहुत से कारक होते हैं उसके फ्लक्चुएशन के, तो अगर उससे आप तुलना करेंगे, वित्तीय बाजार से तुलना करेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि जो निवेशक होगा उसका कुल जोखिम यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो इसकी तुलना में कम होता है। यानी कि जो वित्तीय बाजार में जो रिस्क है, टोटल इन्वेस्टमेंट रिस्क है, उसकी तुलना में चूंकि इसका निवेश प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित होता है और प्राकृतिक आपदाओं की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें रिस्क उसकी तुलना में कम होता है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो यहाँ पर कम होता है, पहला फायदा ये है। दूसरा यह तेज भुगतान। अब आपदा के बाद जो राहत कार्य है वो अगर सरकार को राहत कार्य करना है तो उसके लिए फंड ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाता है। जो एसपीवी सिस्टम होता है उसमें ऐसी पद्धति बनाई गई है कि तुरंत सरकार को वो फंड मिल जाएगा और तुरंत सरकार उस फंड का उपयोग कर सकती है। और ऐसी दिशा में जब सरकार दूसरी योजनाओं पर अपना जो खर्च कर रही है, जो मदद जिस दूसरी योजना के लिए अलॉट की है, उसको ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा और इस राशि का उपयोग वो कर सकती है। तो सरकारी वित्तीय सुरक्षा भी यहाँ पर मिलती है, यानी कि जो सरकार का वित्त है वो जिस जिस मद में जा रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर सरकार को एक आकस्मिक, हम कह सकते हैं, ऐसी घटना से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड के तौर पर इस कैट बॉन्ड में पैसा अपने आप मिल जाता है। साथ ही साथ पेंशन फंड जैसे जो संस्थागत निवेशक हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें जो संस्थागत निवेशक हैं वो निवेश करते हैं, जैसे पेंशन फंड हो गया, बीमा फंड हो गया, ये ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां पर एक लंबा टाइम में अच्छा रिटर्न मिले। तो चूंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी होती है। अब शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से सेफ भी होता है और ये संस्थाएं कैट बॉन्ड में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट होती हैं। तो ये भी एक कारण है, ये भी इसका लाभ है। और वैश्विक स्तर पर अभी भी अगर एक आंकड़े के अनुसार आप देखें तो कुल 180 बिलियन डॉलर से अधिक कैट बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं, जहां पर 50 बिलियन डॉलर अभी भी एक्टिव है, जो इसमें विश्वास को दर्शा रहे हैं। एक बड़ी राशि है जो कैट बॉन्ड में ऑलरेडी एक्टिव राशि है, जो 50 बिलियन डॉलर है। अब भारत को कैट बॉन्ड की आवश्यकता क्यों है भाई?
देखिए भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत में आपदा जोखिम बहुत अधिक है। यानी कि वैसे तो देखें तो भारत का आकार बहुत बड़ा है, भारत के आकार के लिहाज से देखें तो वो आपदा जोखिम संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब भारत की जनसंख्या और आकार को देखेंगे तो वो उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार जो चक्रवात है, बाढ़ है, भूकंप है, जंगल की आग है, ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार भारतवर्ष की जो विविधता है उसमें जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए या हिमालय के श्रेणियों में चले जाइए तो वहां भूस्खलन हो गया, बाढ़ की घटनाएं हो गई, ये सारी चीजें। उसके बाद तटीय क्षेत्रों में आपको चक्रवात मिलेगा, उत्तराखंड जैसी जगहों में जंगल की आग मिलेगी, तो ये घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो भारत में आपदा जोखिम जो है उसको कम नहीं कहा जा सकता है। अब बीमा कंपनियों को क्या होता है, मान लीजिए सामान्य रूप से अगर कोई बीमा कंपनी है, उसने किसी ने अपने घर का बीमा करा रखा है और फिर क्या हुआ, वहां पर भूकंप आ गया और भूकंप आने पर वो घर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो बीमा कंपनी, अब मान लीजिए भूकंप बड़े दायरे में आ गया और उनको बीमा कंपनी को हजारों घरों को ऐसा बीमा अगर हो रखा है, देना पड़ा मुआवजा या जो भी राशि उनको अदा करनी पड़ी, तो ऐसी दशा में क्या होगा, वो बीमा कंपनी पर एक बाय एक वित्तीय बोझ इतना ज्यादा हो जाएगा कि हो सकता है कि वो बीमा कंपनी उसको अदा ही ना कर पाए। तो वो या तो बीमा देना बंद कर देती है या तो प्रीमियम जो है बहुत बढ़ा देती है, जिससे लोग बीमा ले ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी दशा में इनको घाटा होता है। तो ऐसी दशा में कैट बॉन्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छा सेफ्टी गार्ड हम कह सकते हैं हो सकता है। और भारत पहले से ही जोखिम न्यूनीकरण का प्रयास भारत कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अगर 2021-22 से आप देखेंगे तो हर साल भारत 1.8 बिलियन खर्च कर रहा है भारत में जो डिजास्टर है उसको कम करने के लिए। चाहे वो आप कह सकते हैं भारत में, चाहे वो आप चेतावनी तंत्र के रूप में कह लीजिए, आपदा प्रबंधन के रूप में कह लीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, या राहत कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारत 1.8 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष से खर्च कर रही है। तो ऐसी दशा में जो कैट बॉन्ड के जो इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं, वो उन्हीं देशों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां पर जोखिम को कम करने के लिए एफर्ट हो रहे हो, प्रयास हो रहे हो। इस लिहाज से भारत एक अच्छा और अनुकूल वातावरण भी प्रदान करता है। तो भारत इस मामले में विश्व स्तरीय प्रायोजक है, यानी कि रिलायबल स्पॉन्सर बन सकता है, ये क्वालिटी भारत के पास है। और भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी है। देश का भौगोलिक आकार और जनसंख्या चूंकि बड़ा है, इसलिए जोखिम प्रोफाइल जरूर आपको बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो जोखिम प्रोफाइल उतना बड़ा नहीं है, जोखिम उतना ज्यादा नहीं है। भारत के अगर आकार को देखेंगे, उसकी संख्या जोखिमों की ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब भारत के आकार और जनसंख्या को देखते हैं तो वो लगता है कि वो बहुत सामान्य सी घटना है। तो इस लिहाज से भारत एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। और विशेषकर जो दक्षिण एशियाई जो देश है, तो दक्षिण एशियाई जो कैट बॉन्ड के लिए भारत उसमें एक लीडर की भूमिका निभा सकता है। विशेष तौर पर अगर हम देखें, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका हो, इनके साथ भारत एक क्षेत्रीय मॉडल डेवलप कर सकता है। इसका मतलब इन देशों के साथ मिलके हम कैट बॉन्ड के लिए अपनी दावेदारी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जोखिम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में विभाजित हो जाएगा। अगर हम इन सारे देशों को मिला दें, ये सारे देश अगर इन्वेस्टर की तरह यहाँ पर उनको अगर आप देखेंगे, तो जोखिम क्या होगा, ज्यादा लोगों में डिवाइड होगा। ज्यादा लोगों में जोखिम डिवाइड होने से किसी एक देश पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और इन देशों में से जब एक आप क्षेत्रीय मॉडल बना लेंगे, तो चाहे नेपाल में कोई अगर आपदा आती है तो उसमें सारे देश मिलकर नेपाल वाली आपदा को मिलकर उसको आगे बढ़ाने में, उसको उससे निपटने में मदद करेंगे। तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं क्षेत्रीय मॉडल डेवलप हो सकता है और उसमें भारत की जो स्थिति है वो एक लीडरशिप की भूमिका भारत निभा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये कैट बॉन्ड भारत के लिहाज से काफी अहम हो सकता है और भारत इसमें एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी निभा सकता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है, दृष्टि एसएससी, और यहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस पीवाईक्यू के साथ एग्जाम नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजी वीडियो भी मिलेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा दृष्टि एसएससी को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर। प्रश्न है कि 2009 में मल्टी कैट कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था ने की थी? विकल्प आपके सामने है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक या IMF। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।